नमस्कार, आप सबका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में सम्मानित होते हैं तो पूरी देश की जनता के लिए गर्व की विषय हैं। और आज नहीं, हमारे हिंदुस्तान की सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी जब विदेश में सफ़र करते थे, बहुत ही अच्छी तरह से सम्मानित होते थे। वहाँ की लोकल जनता स्पॉन्टेनियसली बाहर निकलकर उनको स्वागत, उनको सेलिब्रेट करते थे। उसके बाद देश के हर प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी क्यों ना हो, राजीव गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब भी अपना विदेश सफ़र में जाते थे और सम्मानित होते थे, जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से सम्मान दिखाया गया है, तो हमारे सबके लिए ये गर्व के विषय हैं। प्रधानमंत्री जी अपना ह्यूस्टन में जहां एनआरआईज का एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, एक दो चीज़ हमें थोड़ा खटका। एक तो हमारी ये पॉलिसी है, हमारी सरकार की ये पॉलिसी है, और ये बहुत पहले से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ है कि कोई भी विदेश में जाके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स को हम उनके लिए प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनकी इंटरनल मामला है। किसी भी देश में कोई भी सरकार बने, हिंदुस्तान की सरकार के साथ उनका संबंध अच्छा रहता है, होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप का बारे में बोला, अगले सरकार ट्रंप सरकार, तो शायद वो हमारे फॉरेन पॉलिसी का साथ, उनका साथ कोई सामंजस्य नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा भारत में सब अच्छे हैं। हाँ, हम भी मानते हैं भारत में सब अच्छे हैं, लेकिन भारत में सब अच्छे हैं बोलकर प्रधानमंत्री जी और उनके सरकार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अभी वो विदेश में हैं, लेकिन देश में रहकर एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन उनके सरकार की जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसका आलोचना हम कर सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र हैं और उसी के आधार पर और उसी के अधिकार से हम बीजेपी सरकार को, यूनियन सरकार को कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। भारत में सब अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, पर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन देश की आम जनता की रोजमर्रे की जिंदगी का साथ जुड़े हुए हैं। उस इश्यूज पर हम कुछ सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं। सबसे पहली बात है महंगाई, प्राइस राइज। जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार पिछले 7 दिनों से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उससे पहले भी मोदी 2 की सरकार में पहले यूनियन बजट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल में उन्होंने बढ़ाए हैं। इससे पहले हमने देखा कि मोदी जी का पहला सरकार में 5 साल में एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल वाज इंक्रीज बाय 211% एंड ऑन डीजल इट वाज इंक्रीज बाय 443%। सो लगातार पेट्रोल और डीजल में मोदी जी का पहले सरकार में भी लगातार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया है, और इस बार भी पहला बजट में बढ़ाया गया है। एज अ रिजल्ट आज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19.98 यानी कि लगभग 20 रुपया पर लीटर इन पेट्रोल एंड डीजल में 15.83 पर लीटर इन पेट्रोल। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 74.13 पर लीटर,
डीजल का 67.07 पर लीटर, और मुंबई में 79.79, यानी कि 80 रुपया पर लीटर पेट्रोल का, और डीजल का प्राइस है 70.37। साथ में जो स्टेट वैट लगाते हैं, दिल्ली के बारे में मैं बोल सकती हूँ कि पिछले 5 साल में केजरीवाल सरकार 2 दफ़े पेट्रोल और डीजल में वैट बढ़ाए हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है। ये बहुत ही एक कॉमन फैक्टर है कि जहाँ पर भी पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ते हैं, लोगों की आम जिंदगी में जो सारी ज़रूरतें हैं, फूड इन्फ्लेशन हो या मेन जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, उसका इन्फ्लेशन बढ़ते हैं। आज दिल्ली में प्याज की कीमत है 70 रुपया पर किलो, गोभी की कीमत है 100 रुपया पर किलो, टमाटर 50 रुपया पर किलो। तो ये जो फूड इन्फ्लेशन है और साथ में ये जो इन्फ्लेशन है, तो इसको कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। क्योंकि फूड इन्फ्लेशन, साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना, साथ साथ बाकी कंज्यूमेबल आइटम्स की कीमत बढ़ना, ये लोगों की एवरीडे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और हम सरकार से जानना चाहेंगे महंगाई कम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात है बेरोजगारी। आज हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि 45 इयर्स में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लगभग 8%, यानी कि अंदाज़ा 8 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि सरकार कोई नई जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब है। 5% जीडीपी का हाल है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इज एट अ लोएस्ट, वन ऑफ इट्स लोएस्ट एट 0.6% इन द लास्ट क्वार्टर। अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो क्राइसिस हुआ है, आपको सभी को पता है। जस्ट इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डायरेक्टली रिलेटेड अबाउट 2.30 lakh jobs were reportedly lost. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सियाम की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लगभग 300 डीलरशिप जो कि ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड थे, वो बंद हो गए हैं। एंड इट हैज इम्पैक्टेड 10 लाख जॉब्स अप्रॉक्सीमेटली। एग्रीकल्चर में, जो कि it's one of the major sectors to give employment to rural population, एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं जो लेबर फोर्स सर्वे है, लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे लेबर मिनिस्ट्री के डेटा हैं, 2011-12 से लेकर 2017-18 के बीच में एग्रीकल्चरल रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल फेल बाय 2.7 करोड़, और पूरे वर्कफोर्स जो रिड्यूस हुए लगभग 91 lakhs के करीब। So 91 lakhs people have lost jobs, about 8 crore people are unemployed। और रूरल एग्रीकल्चर में जो जॉब लॉस होता है, उसका इम्पैक्ट, उसका दूसरी तरह की सोशल इम्पैक्ट भी है। क्योंकि महिलाओं के लिए इन द रूरल एरियाज एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, वहाँ अगर आपका 91 lakhs जॉब खत्म हो गए हैं, नया जॉब क्रिएशन नहीं हो रहे हैं, नया डिमांड नहीं है, तो ये महिलाओं के ऊपर एक जेंडर एस्पेक्ट, एक जेंडर इफेक्ट, इसका जेंडर इन्फ्लुएंस होता है। It is really negatively impact the gender equity and the empowerment of women। देखिए, हिंदुस्तान में यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन में,
which is in generally in economic terms it is considered as a demographic dividend. कि अगर देश में यूथ ज़्यादा हो, नौजवान ज़्यादा हो, वो लोग वर्क फोर्स ज़्यादा हो, तो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है. लेकिन मुझे लगता है कि इस समय देश की सरकार और सोसाइटी इन जनरल हम सभी के लिए ये सबसे बड़ी चैलेंज है कि किस तरह से ये जो भारी तादाद है यूथ की, युवाओं की, किस तरह से ये यूथ एनर्जी हम पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज करें. बिकॉज इफ वी फेल टू चैनलाइज द यूथ एनर्जी in a positive direction, in a constructive manner, this demographic dividend may turn into a demographic nightmare. अगर इन युवाओं का एनर्जी हम पॉजिटिवली चैनलाइज ना करें तो वो देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक बन सकते हैं. अपने फ्रस्ट्रेशन किस तरह से वो बाहर निकाले. देश में, समाज में पेटी क्राइम्स बढ़ सकते हैं जिस तरह से हम देख भी रहे हैं. और हमारी तीसरी मुद्दा इसी का साथ रिलेटेड है, महंगाई, बेरोजगारी, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है, उसका साथ सिक्योरिटी. देश में हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन सिक्योरिटी खराब होते जा रहे हैं. खाली महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए तो हर रोज आप पेपर खोलो तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, कहीं ना कहीं रेप, कहीं ना कहीं मोलेस्टेशन, हर जगह से हमें खबर मिलती है पूरे देश में. बट इन जनरल क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं. आज ही प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया कि यूपी में पिछले 22 दिनों में 12 शूटिंग इंसिडेंट्स हुए हैं, 4 मर्डर हुए हैं. ये है यूपी में बीजेपी सरकार है, इसका हालात. दिल्ली में, जो कि हिंदुस्तान की राजधानी है, हिंदुस्तान की राजधानी तो हम सोचते हैं कि ये तो सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन लगातार क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं. पेटी क्राइम्स, पर्स स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग. आज ही सुबह मैं पढ़ रही थी ANI की एक जर्नलिस्ट CR पार्क में, जहां जिस तरह से उनका मोबाइल स्नैच करने की कोशिश किया गया, वो बेचारी गिर गई, स्कूटर से, ऑटो से नीचे गिर गई, उनका चोट आया. हर रोज लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की स्नैचिंग की इंसिडेंसेस, इस तरह की. दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त तक दिल्ली में 4273 केसेस ऑफ स्नैचिंग इन दिल्ली, यानी कि लगातार एवरेज 18 केसेस पर डे, 18 केसेस पर डे जस्ट ऑफ स्नैचिंग, जो कि रिपोर्ट हुआ है. बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ स्नैचिंग की हैं, स्नैचिंग की मामला है. दूसरी तरह के क्राइम जो है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम, दूसरे रॉबरीज. सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, दिल्ली सरकार की मंत्री, उनके घर में चोरी हो गई. तो हम जानना चाहेंगे सरकार से. मोदी जी बोलते हैं कि स्मार्ट सिटीज बनाएंगे. बहुत अच्छी बात है मोदी जी, बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी, लेकिन स्मार्ट सिटी बनाने के पहले देश को एक सुरक्षित राजधानी तो आप पहले दीजिए. और देश की राजधानी में अगर ये हाल है तो आप सोच सकते हैं जो छोटे छोटे शहर हैं, जो गांव हैं, रूरल एरियाज हैं, वहां क्या हाल होगी. तो ये 3 मुद्दे जो है, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये 3 मुद्दे हमें लगा कि एक तो महंगाई, दूसरी बेरोजगारी, जो कि रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक डाउनफॉल है, तीसरी सुरक्षा. यह हर इंसान को, हर आम आदमी, हर आम जनता के जिंदगी में ये इफेक्ट करता है. तो अगर ये तीनों में कोई सुधार ना आए तो कोई कैसे कह सकता है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है.